मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज बीए पार्ट सेकंड की क्लास में हम लोग मूल अधिकार डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करता है, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। क्रांति के बाद में 1789 के नए संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल किया गया और उसके माध्यम से फ्रांस के नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार देने की प्रथा शुरू हुई। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में पहले 10 संशोधन द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए गए और इन्हें संविधान का अंग बनाया गया। ये संशोधन जो किए गए थे, यही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहे जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूरोप के राज्यों के संविधानों में इसको काफ़ी हद तक शामिल किया गया और युद्ध के बाद जो नए राज्य बने प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उनके काफ़ी संविधानों में मूल अधिकार प्रारंभ किए गए। जर्मनी का वीमर संविधान और आयरलैंड का संविधान इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मूल अधिकार का जो विचार है वो और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तृतीय विश्व के राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे और उनमें भारत, बर्मा, जापान जैसे जो देश थे, उनमें जब संविधान का निर्माण किया गया तो वहाँ पर मूल अधिकारों को शामिल किया गया। 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई तो उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। ये जो अधिकार थे, इनके माध्यम से लगभग विश्व के सभी देशों ने मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। अब इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और वो भी संविधान के माध्यम से। और एक तरह से जब राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मूल अधिकार हैं, इनके कुछ आधार हैं। पहला आधार जो रखा गया वो है व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये आवश्यक है और इसीलिए विश्व के सभी देशों में जहाँ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं वो व्यक्तियों के मध्य या नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा है, इन्हें संविधान में स्थान दिया गया है। जहाँ भी मूल अधिकार दिए जाते हैं वहाँ संविधान में उनका उल्लेख होता है। तीसरी बात है, मूल अधिकार अनुलंघनीय है। अनुलंघनीय का अर्थ है इनका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता, राज्य भी इनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि ये वाद योग्य हैं या न्याय योग्य हैं, यानी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है सर्वोच्च न्यायालय या वहाँ उस देश की न्याय प्रणाली पर पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी रहती है। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मूल अधिकार जब दिए गए तब से ये देखा गया कि सामान्य तौर पर प्रजातंत्र प्रारंभ हुआ था। प्रजातंत्र के ये आधार स्तंभ माने गए क्योंकि ये बहुमत की इच्छा से निर्मित और क्रियान्वित होने वाली सरकारों के माध्यम से सामान्य तौर पर दिए गए, जिससे व्यक्ति का विकास पूर्णतया हो सके। दूसरी बात यह है कि मूल अधिकार के माध्यम से जब व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं तो वो उस देश की राजनीतिक प्रणाली में किसी दल विशेष की तानाशाही को रोकने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि मूल अधिकारों के माध्यम से उसे वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अगला आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच सामंजस्य की स्थापना हेतु भी मूल अधिकार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके द्वारा जहाँ एक और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को
कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया गया, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण के लिए भी उचित अवसर प्रदान किए गए। भारत में मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि हमने सबसे पहले संविधान सभा में ही इसको रखा था और उसके बाद संविधान में ही इसको सबसे पहले शामिल किया। संविधान से पूर्व और स्वतंत्रता भारत को मिली उससे भी पूर्व इस विचार को बार बार उठाया जाता रहा। 1925 में एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इसका प्रावधान रखा गया और ये माना गया कि भारतीयों को विकास करने के लिए मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी मूल अधिकारों का प्रावधान रखा गया था। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की गई थी। इसमें भी नेहरू जी ने जो ड्राफ्ट दिया था उसी को रखा गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसको दिया गया है। उन 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1979 में किया गया था उसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे केवल एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया था। तो इस तरह से वर्तमान में भारतीय संविधान में से हम सभी भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा जो मूल अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। इस तरह से ये 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार की जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। विस्तार से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और समानता के अधिकार को एक तरह से प्रजातंत्र का आधार स्तंभ माना गया है। इसमें जो समानताएं दी गई हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद के प्रथम भाग में जो शब्द काम में लिया गया है कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर ये प्रतिबंध लगाया गया है कि वो सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और सभी पर उसे एक समान रूप से लागू करेगा। सर आइवर जेनिंग्स का मानना है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है कानून का समान संरक्षण। यह वाक्य जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका अर्थ है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति कानून के लिए समान है और इस तरह से चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है और किसी भी अन्य आधार पर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जो 15 अप्रैल 1914 को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिंग संबंधी जो कॉलम हमारे सभी फॉर्म्स में हम लोग देखते हैं या अन्य जगहों पर देखते हैं तो उसमें स्त्री या पुरुष दो ही कॉलम होते हैं, लेकिन
15 अप्रैल 1914 को एक फैसला दिया गया और उसमें कहा गया कि किन्नरों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का हिस्सा मानते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए, और इसलिए कोई भी वोटर आईडी जो सरकारी है किसी भी तरह की, उसमें सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए तीसरी श्रेणी भी होगी, यानी महिला, पुरुष और किन्नर। तो समानता का अधिकार उनको भी यहाँ पर दिया गया। दूसरा जो इसमें आता है वो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अनुसार ये दिया गया है। इसमें राज्य द्वारा यानी कानून द्वारा किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नहीं किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दुकान, होटल, कुएं, तालाब, स्नान गृह, सड़क आदि का जो प्रयोग है उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला जो इसमें दिया गया वो है राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर। यह है अनुच्छेद 16 के अनुसार। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति में समान अवसर प्राप्त होंगे और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार या संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को ये अधिकार दे सकती है कि वो उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे या सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान को आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगला आता है समानता के अधिकार में ही अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि भारत में लंबे समय तक अस्पृश्यता चलती रही और उसके कारण समाज में भेदभाव और पिछड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए जब संविधान बनाया गया तो जब स्वतंत्रता से पूर्व जो सुधार आंदोलन चले थे उनको ध्यान में रख करके अस्पृश्यता का निषेध भारतीय संविधान में किया गया और मौलिक अधिकार में इसको अनिवार्यता दे दिया गया। अनुच्छेद 17 जो है उसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। तो समानता के अधिकार को पूर्णता प्रदान करने के लिए ये क्लॉज डाला गया है, ये अनुच्छेद दिया गया है। संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया जिससे कि अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और इस कानून के द्वारा अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इसके बाद में 1979 में इस कानून को और कठोर बनाया गया और उसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून 1989 पारित किया गया। यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए कानूनों में सबसे कठोर कानून माना जाता है। इसके बाद में आता है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के अनुसार। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि व्यक्तियों को कोई विशिष्ट उपाधि जो सेना या विद्या के अतिरिक्त हो, यानी शिक्षा के माध्यम से मिले या सेना के माध्यम से मिले, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश शासन में संपत्ति आदि के आधार पर विभिन्न उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। इसलिए इस आधार पर इसका अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 की इस व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां दी जाती रही हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि ये अनुचित हैं। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि उपाधियां प्रदान करने की ये व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए।
इस तरह हमने देखा कि जो समानता का मौलिक अधिकार है, ये एक तरह से स्वतंत्रता पूर्व की स्थितियों को समाप्त करने के लिए बनाया गया एक सशक्त अधिकार है। इसके माध्यम से जो ब्रिटिश भारत में विभिन्न तरह का भेदभाव किया जाता था, चाहे वो संपत्ति के आधार पर था, चाहे वो जाति के आधार पर था, चाहे अन्य आधारों पर था, उनको समाप्त करके सभी नागरिकों को समान स्तर पर लाकर समान विकास के अवसर देने के लिए समानता का अधिकार दिया गया। हम अपनी अगली क्लास में बाकी अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे।